नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य राजनीति विज्ञान यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का मोस्ट 100 एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो आपके आगामी झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए झार शिक्षा के टीम के द्वारा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए पूरे 10 यूनिट का बुकलेट अलग अलग तैयार किया गया है, जिसका अभी क्रिसमस के शुभ अवसर पर 50% का सभी बुकलेट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। तो जिनको भी ये बुकलेट्स लेने हो वो हमारे नंबर 8271113645 पर कॉल करके इसे ले सकते हैं। क्रिसमस के बाद इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, वे लोग इन बुकलेट्स को लेके अपनी प्रिपरेशन को गति प्रदान कर सकते हैं। थोड़े समय में इन बुकलेट्स को अच्छी तरह से रिवाइज किया जा सकता है और परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है। तो इन लोग पुस्तक को आप लोग ये बुकलेट्स को जरूर लें। तो चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है ये वायसराय गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इसमें याद क्या रखना है कि इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के आधार पर किया गया था। इसका मुख्य बिंदु है कि इसके तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 यानी 389 प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अब तक प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन था। अगला प्रश्न है, के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? तो के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली दैट मीन्स पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन कभी अस्तित्व में क्यों नहीं आया? क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या निर्णय दिया? तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें मुख्य याद पॉइंट रखना है कि केशवानंद भारती मामले 1973 में इसे पलट दिया गया और प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को आत्मा और हृदय कहा। सामान्य संदर्भ में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर के अनुसार
अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति दैट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह के.एम. मुंशी थे। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में गणराज्य दैट मीन्स रिपब्लिक की अवधारणा किस देश से ली गई? यह फ्रांस से ली गई। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख दैट मीन्स हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह साइमन कमीशन 1927 का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा वर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो वह बी.एन. राव थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं? यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभावी हो गए थे? तो 16 अनुच्छेद जो थे वह तुरंत प्रभावी हो गए थे। इनमें नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित अनुच्छेद शामिल थे। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 13 है। यह अनुच्छेद राज्य को ऐसी कोई भी विधि बनाने से रोकता है जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है, एवी डायसी का रूल ऑफ लॉ से। विधियों का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को मृत पत्र कहा जिसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए? तो अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन आता है उसको अंबेडकर ने मृत पत्र कहा था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है किसने कहा था? यह के.टी. शाह ने कहा था। क्या कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? यह मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? यह स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4A और अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 में है यानी अनुच्छेद 44 में है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अब यह 300A के तहत एक विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 51 DPSP के अंतर्गत आता है, उसमें है।
अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी सुनिश्चित करता है? तो यह अनुच्छेद 17 करता है। यह अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक गार्जियन किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक या गार्जियन माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों या ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह अनुच्छेद 40 में दिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं किस स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाती है? तो यह युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान यह स्वतः निलंबित हो जाती है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह निलंबित नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंध से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। अगला प्रश्न है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह कथन किस अनुच्छेद की व्याख्या करता है? यह अनुच्छेद 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इसने राज्यपाल के पद को निष्पक्ष बनाए रखने और अंतर राज्य परिषद के गठन की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है, अंतर राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, केसी विहर ने भारतीय संघवाद को क्या कहा था? तो केसी विहर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल कहा था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग 2007 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है अनुच्छेद 279A के तहत। अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विचार किस देश से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका संघ और राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति पार्डनिंग पावर किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 72 में वर्णित है। यह न्यायिक शक्ति नहीं बल्कि कार्यकारी शक्ति है। अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है अनुच्छेद 76 के तहत।
अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। 1969 में एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है? यह अनुच्छेद 163 में है। अगला प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता? यह मतदान नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 177 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है और यह अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो नहीं, वह केवल निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है। पूर्ण क्षमा केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह किस संशोधन द्वारा तय किया गया? यह 91 यानी 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अब हम लोग देखते हैं विधायिका, संघ और राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें, धन विधेयक को पारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 110 जो है, जो धन विधेयक को पारित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 118 के तहत। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसका अध्यक्ष पारंपरिक रूप से विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुच्छेद में है? यह 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शून्यकाल किस देश की संसदीय नवाचार है? यह भारत का ही है, जो 1962 से प्रचलित में है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? तो नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। अगला प्रश्न है, संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति के पास है। यदि कोई संसद बिना किसी अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्य रिक्त घोषित की जा सकती है, तो वह 60 दिनों तक है। विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। पहला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में कहां से ली गई है? यह अमेरिका से ली गई है। यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के तहत 2 राज्यों के बीच विवाद की सुनवाई होती है? तो मूल
अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 131 का भाग है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका पीआईएल का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर को पीआईएल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली का संबंध किससे है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, यह 3 जजेज केस से विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? तो अनुच्छेद 129 के तहत है। इसका अर्थ है कि इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं और इसे अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वह 62 वर्ष है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी है? तो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे परामर्श मांग सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। 99th संविधान संशोधन एनजैक को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर रद्द किया? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन यानी मूल ढांचे के खिलाफ के आधार पर इसे रद्द किया। अगला प्रश्न है, क्यूरेटिव पिटिशन की अवधारणा किस मामले में आई? यह रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के मामले से आई। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग और नीति आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें है, भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। किसमें? तो अनुच्छेद 324 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया जैसी। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार अडल्ट सफरेज की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो नीति आयोग एक संविधानेतर निकाय यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और कार्यकारी निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का कार्य किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। अगला प्रश्न है, वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है? तो वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का संरक्षक, कैग जो है वो किसका संरक्षक होता है? तो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रशासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल। अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो उसमें 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो राजस्थान का नागौर जिला 1959 में लागू की थी। पेशा अधिनियम
1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो कि 12वीं अनुसूची में है उसके तहत मिला। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति 1977 ने किस मॉडल की सिफारिश की थी? तो यह 2 टियर पंचायती राज मॉडल की सिफारिश की थी। वहीं बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है ग्राम सभा का सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति जो होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट भाग संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में किया गया है। अगला प्रश्न है मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में दिया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? इसका प्रावधान नहीं है। इसे दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना पड़ता है। अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसमें संसद के विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा दिया गया? यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा दिया गया। दोस्तों आप लोग के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए झार शिक्षा टीम के द्वारा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए बहुत ही कंसाइज वे में अलग अलग यूनिट का अलग अलग बुकलेट तैयार किया गया है, जो कि अभी आप लोग को क्रिसमस के शुभ अवसर पर सभी बुकलेट्स पर 50% ऑफ दिया जा रहा है। ये ऑफर सिर्फ क्रिसमस तक ही वैलिड रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग से, आप लोग फिर बोलने लगते हैं कि सर इसका प्राइस मत बढ़ाइएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं एक ही बार कि इसका प्राइस जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगा, इसलिए जिनको भी लेना हो और अपना प्रिपरेशन को बूस्ट करना हो वो लोग इस बुकलेट्स को लेके अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कम समय में पूरे यूनिट का या पूरे यूनिट वाइज होलिस्टिक वे में आपको इसमें कवरेज मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपनी एक जो सीट है या सपना जो है गवर्नमेंट टीचर बनने का उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो इसको अभी आप लोग जरूर लेने के लिए आप हमें 82 71 11 36 45 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा।